बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दूसरे चरण के चुनाव की। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान कल होगा और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की तैनाती की गई है। देखिए, अमरोहा, मेरठ, मथुरा में कल वोटिंग होगी। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में कल वोटिंग होगी। बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़ में कल वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटें जिन पर कल मतदान होगा। देखिए, 91 प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं पर मौसम को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक और मेडिकल किट की भी व्यवस्था की गई है। यूपी की 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इसी को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है और भीषण गर्मी में पोलिंग पार्टियों के लिए भी विशेष जो व्यवस्था है वो की जा रही है। तो देखिए, अमरोहा, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़, ये तमाम सीटें जहां पर कल वोटिंग होगी। तो इसी पर बात करेंगे। नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ साथ लोकेश हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? 8 सीटों पर कल मतदान होगा। वोटिंग की प्रक्रिया एक चैलेंज है कहीं ना कहीं, जिस तरह से मौसम इस वक्त दिखाई दे रहा है और हीट स्ट्रोक को लेकर, हीट वेव को लेकर जो एक अलर्ट जारी किया गया है। नरेंद्र, ऐसे में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। देखिए, करीब 10 बजे से जहां जहां मुख्यालय पर स्थान बनाए गए हैं वहां से पोलिंग पार्टियों को गाड़ियों के साथ और सुरक्षा बलों के साथ रवाना कर दिया जाएगा और ये प्रक्रिया जो है आज शाम तक चलेगी। आपको बताएं कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए चाहे वो पोलिंग पार्टियों के सदस्य हों या फिर वोटर हों, उनको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए तैयारियों के निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन ऐसा पहले चरण के चुनाव मतदान में देखा गया कि जो पोलिंग बूथ के बाहर जो शेड है वो कंप्लीट नहीं था। कहीं कहीं तो शेड मिला ही नहीं और जहां कहीं मिला तो वहां एक छोटा सा जो तंबू था वो ऊपर तान दिया गया था। उससे जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से उसकी छांव में नहीं आ पाते। तो ऐसे में बहुत जरूरी होगा और ये अनिवार्य भी होना चाहिए कि जहां जहां पोलिंग बूथ रखे गए हैं वहां पर शेड हो, जिससे वोटर जो है धूप से बचकर और अपने आसानी से वहां पर वोट अपना कास्ट कर पाए। इसके अलावा जो उसको दिक्कत है किसी भी तरीके से धूप से होने वाली हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कत, उसका सामना उसे न करना पड़े। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं उनको थोड़ी देर बाद रवाना करना शुरू कर दिया जाएगा और आपको बताएं कि पोलिंग पार्टियों को वहां जाकर बहुत सारी तैयारियां पोलिंग बूथ पर करनी होती हैं। तो वो शाम को वहां पहुंचकर उन तैयारियों को भी करेंगे और रात को वहां पर विश्राम भी करेंगे और सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में उनको जो ईवीएम मशीन है उसका डेमो भी देना होता है और उसके बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक उनको वहां संचालित करानी है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन के ऊपर, निर्वाचन के ऊपर और खास तौर से पुलिस के ऊपर भी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रहे, किसी भी तरह का व्यवधान किसी भी पोलिंग बूथ पर नहीं आए, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा है, जो स्थानीय पुलिस है वो भी हर बूथ पर तैनात कराई गई है। तो देखना यह होगा कि अब की बार चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड होने की तरफ है और अब स्थिति यह है कि 11 से 12 बजे के बाद धूप में निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम हो रहा है। तो ऐसे में वोटर कितना वहां तक पहुंच पाता है पोलिंग बूथ तक, क्योंकि पहले चरण में देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद में जो वोटिंग है वो हुई ही नहीं और जो वोटिंग परसेंटेज था वो गिर गया और जिसकी वजह से ये माना जाता है कि लोकतंत्र उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता जब तक एक एक व्यक्ति अपने जो मताधिकार का प्रयोग है वो ना करे। तो ऐसे में कोशिश यही रहनी चाहिए निर्वाचन आयोग की और जनता की भी कि एक एक वोट जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचे। तो इस गर्मी के बीच, इस भीषण गर्मी के बीच कितना लोग वहां तक पहुंच पाते हैं ये कल शाम को पता लगेगा जब पोलिंग के जो नतीजे हैं वो आएंगे और ये पता लग पाएगा कि कितने % जो पोल है वो हुआ है। जी शांतनु।
बिल्कुल। देखिए, लोकेश से भी बात करते हैं। लोकेश, बताइए किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन तैयारियां जो है उन पर उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले चरण में जो कमियां रह गई हैं उनको ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे चरण में वो कमियां ना रहें। जिस तरह से नरेंद्र ने भी कई चीज़ों का जिक्र किया है, तो किस तरह की तैयारियां गाजियाबाद में दिखाई दे रही हैं? देखिए, गाजियाबाद में भी पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और दरअसल एक जगह से नहीं बल्कि शहर में 4 जगहों से ये पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। वजह यह है कि गाजियाबाद में प्रदेश के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, 29.5 लाख जो है वो मतदाता हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जो पोलिंग पार्टीज हैं और जो पोलिंग बूथ्स हैं, 1400 के करीब पोलिंग बूथ हैं और इनमें से ऐसे जो पोलिंग बूथ है जो कि वल्नरेबल की श्रेणी में है, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं और साथ ही 50% जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके ऊपर वेबकास्टिंग जो है वो लाइव वेबकास्टिंग रहेगी, यानी कि निर्वाचन आयोग से लेकर के जिले के स्तर के अधिकारी और कंट्रोल रूम के अधिकारी देख सकेंगे कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है। सबसे अहम बात इस बार ये सामने आ रही है कि जो 26 अप्रैल को यानी कि कल जो चुनाव में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, ऐसे में धूप बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में शहर में 33 एम्बुलेंस जो है वो कल भ्रमणशील रहेंगी, जो कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए या किसी को कोई परेशानी आती है तो उसको पूरी तरीके से मेडिकल सुविधा मिल सके, इसके लिए वो तैनात की गई हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग बूथ पर पानी और छाया की व्यवस्था की गई है। वजह यह है कि कोई लोग वहां पर देर तक खड़े होते हैं तो वहां पर इस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जो वोटर फ्रेंडली हैं वो कराए जाए। इस बार एक जो है वो अलग व्यवस्था की गई है, स्पेशली गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में, कि हाई राइज सोसाइटी के लोग जो है वो वोट करने के लिए बहुत कम आते थे। वजह यह थी कि उनकी सोसाइटी से काफी दूर किसी स्कूल के भीतर पोलिंग बूथ हुआ करते थे, लेकिन इस बार शहर में 50 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो कि हाई राइज सोसाइटी के भीतर बनाए गए हैं और वहां पर चुनाव कराया जाएगा। वजह यह है कि हाई राइज सोसाइटी के लोग वोट कम करते थे, जिससे वोटिंग परसेंटेज बेहद कम था। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 55% वोटिंग हुई थी, जो कि बहुत कम है गाजियाबाद के लिहाज से, क्योंकि 50% के करीबी अगर लोग इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होते हैं तो यह चिंता का विषय होता है प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए भी। तो सारी माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, बस इंतजार है तो कल वोटिंग मशीन्स खोलने का और वहां पर तो उसके बाद जब मतदान शुरू होगा, क्योंकि आने वाले फेज में, इसके बाद में अगला चुनाव जो है वो 7 मई को है और तब तक गर्मी जो है वो पूरी तरीके से प्रचंड रूप ले चुकी होगी। तो ऐसे में ये गर्मी भी सबसे बड़ी आफत है कि इलेक्शन के जो वोटिंग परसेंटेज है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये चुनौती चुनाव आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन के सामने भी रहेगी। शांतनु, बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग किस तरह से तैयारियां कर रहा है लोकेश, ये तो हमने देखा, लेकिन राजनीतिक माहौल वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? एनडीए की तरफ से, इंडिया की तरफ से, बीएसपी की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? राजनीतिक पार्टियां किस तरह से तैयारियां कर रही हैं? देखिए शांतनु, कल जब शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया है तो अब सहारा सोशल मीडिया का लिया गया है और एक तरफ से अगर आप देखें, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फेसबुक हो या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर एक तरीके से लगातार बाढ़ सी आ गई है बयानों की, अपने अपील की, और वो बाढ़ इस तरीके की है कि अब सोशल मीडिया पर ज्यादा निगाह रखने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि यही वो समय है जहां पर वोटिंग की पोलराइजेशन की जाती है। जिस तरीके से वोट को प्रभावित किया जा सकता है उसके लिए भी तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग ने कर रखी हैं। इसी वजह से कल शाम 6 बजे के बाद से सभी शराब के ठेके जो है पूरे इन इलाकों के अंदर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है, जब तक कि कल चुनाव पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, ताकि शराब और इस पैसे जैसे हथकंडों का इस्तेमाल करके लोग वोट को प्रभावित ना कर सकें। और सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे तो तमाम पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे भले कर रही हों, लेकिन ये सीट के समीकरण ऐसे बताते हैं कि ये सीट बेहद सेफ है भाजपा के लिहाज से, लेकिन इस बार बेहद टफ फाइट देखने को मिल रही है। वजह यह है कि स्थानीय विधायक जो चुनावी मैदान में हैं, उनकी छवि को लेकर के पार्टी के भीतर से ही बार बार सवाल उठ रहे थे कि उनकी छवि उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की छवि वीके सिंह की हुआ करती थी, और जो उनका कद था राजनीति में उस तरीके का कद इनका नहीं है। तो शायद एक वजह हो सकती है। बावजूद इसके ये सीट गढ़ कहा जाता है भाजपा के लिए। तो पिछले 3 बार के चुनाव अगर देखें तो भाजपा यहां से लगातार जीतती आई है, और अगर 90 के दशक के बाद, जब से राम मंदिर आंदोलन हुआ, उसके बाद से केवल एक बार कांग्रेस 2004 में यहां पर अपना सांसद दे पाई थी, नहीं तो ये सीट पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में ही रही है। शांतनु, ठीक है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बागपत से। विपिन, बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बागपत में और क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें?
विपिन, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए, विपिन से संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए आप तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। अमरोहा, मेरठ, मथुरा समेत कुल 8 सीटें हैं, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अलीगढ़ भी इसमें शामिल है, बागपत, बुलंदशहर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर दूसरे चरण को लेकर वोटिंग होगी 8 सीटों पर। और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं, पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। और विपिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन, बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं कल की वोटिंग को लेकर? बता दूं, बागपत का दूसरे चरण में चुनाव होना है और कल 26 तारीख को मतदान होगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी करती है। छेकड़ा लक्ष्मीचंद पुलिस है, जिसमें आज 12 बजे के बाद पोलिंग पार्टी रवाना होगी, जो अपने बूथों पर जाएंगी जहां पर मतदान होगा। बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने पूर्ण तरीके से तैयारी की है। अफवाहों का जिस तरीके से बाजार अब गर्मा चुका है, उसी को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस ने सोशल मीडिया हो या अन्य कोई भी साइटें हो, सब पर अपनी नजरें बनाई है। किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह अगर फैलाता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और अगर मतदान के दौरान किसी भी वोटर को किसी भी प्रत्याशी के द्वारा तो परेशान किया जाता है तो उसके खिलाफ भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए मुस्तैद है। क्योंकि जिस तरीके से बागपत के जो डीएम है और बागपत के जो एसपी हैं, दोनों अधिकारियों ने कल ही बागपत जो पुलिस है और जो बाहर से पुलिस आई है उनको साथ ब्रीफिंग करते हुए, मीटिंग करते हुए साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की चुनाव में चूक ना हो और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। जो संवेदनशील बूथ की जाए बात की जाए या अति संवेदनशील बूथों की बात की जाए, उन पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। लगातार पुलिस प्रशासन उनका दौरा कर रहा है। फोर्स अभी भी बूथों पर तैनात कर दी गई है, लेकिन अब 12 बजे के बाद यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना होगी और उसके बाद जो भी पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं वो सामने आएंगी। बिल्कुल, राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की तैयारियां विपिन की जा रही हैं, क्योंकि देखिए आरएलडी का एक मजबूत गढ़ ये माना जाता है और इस पर कब्जा भी कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से और बाकी जो तमाम दल हैं, चाहे बीएसपी हो या फिर निर्दलीय तमाम प्रत्याशी हैं, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं? बागपत जो है लोकदल का कर रहा है। जब से बागपत जिला बना है तब से लगातार लोकदल जीतती आई है। हालांकि एक बार बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, उसके बाद लगातार 2 बार अभी भी 2014 की बात कर लें या 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो उसमें बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की थी। अजीत सिंह को हराया था, जयंत चौधरी को हराया था। करीबन जयंत चौधरी को 5000 से ज्यादा अधिक वोटों से हराया था। अजीत को 15000 वोटों से अधिक से हराया था। लेकिन अब दोनों का गठबंधन हो चुका है। लेकिन मैं बता दूं आपका, ये बागपत की जो समीकरण है वो लोकदल वोट खिलाफ है या लोकदल के वोट पक्ष है। जो लोकदल के खिलाफ वोट था वो बीजेपी को गया था। यहाँ किसी भी पार्टी का एक 15वां वोट नहीं माना जाता, क्योंकि ये कह दे कि ये बीजेपी का इतना वोट प्रतिशत इतना है या समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत इतना है या लोकदल का वोट प्रतिशत इतना है। यहाँ पर जो लोकदल के जो खिलाफ वोट है वही सत्ता में लाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से आए चाहे बसपा से आए। क्योंकि जब अब बीजेपी के साथ लोकदल का गठबंधन हो चुका है तो कहीं ना कहीं बंदियों से हमारी बातचीत हुई, व्यापारी समाज से बात हुई, अन्य और समाजों से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जिस तरीके से पहले लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो लक्ष्य के तौर पर हमसे वोट मांगते थे, वो अब राज नहीं चलेगा। हालांकि बीजेपी ने गठबंधन तो किया है, तो इसी को लेकर व्यापार समाज भी नाराज है कि बीजेपी ने हमसे पूछकर गठबंधन नहीं किया। तो बात की जाए गठबंधन की, तो हालांकि दिल्ली में और लखनऊ में तो गठबंधन की बात होती है, लेकिन बागपत की जो धरातल की बात की जाए, यहाँ गठबंधन नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं, लगातार लोकदल के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोजाना मतभेद आते हैं। सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा भी जाता है, तो इस तरीके की वीडियो भी बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं एक जो कहा जाए कि असंतोष जो है वो कहीं ना कहीं मैदान पर दिखाई दे रहा है। कितनी कोशिश करने के बाद यह संतोष दूर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मथुरा से। गौरव, लगातार देखिए रोड शो हमने देखा, तैयारियां किस तरह की अब चल रही हैं? कल चूंकि वोटिंग होने वाली है
और उसको लेकर पोलिंग पार्टियां किस तरह से रवाना किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। चुनाव प्रचार तो अब थम गया है, क्या जानकारी है? चलिए, शायद गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए लगातार कहा जाए कि दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर कल मतदान होगा और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण को लेकर वोटिंग होगी और उसी वोटिंग को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। देखिए, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा, बुलंदशहर, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर कल दूसरे चरण का चुनाव होगा और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। देखिए, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा, बुलंदशहर, यही वो 8 सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण को लेकर मतदान होना है और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आज कृषि मंडी मथुरा से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। करीब 23 से 41 पोलिंग पार्टियां हैं और 21 करीब मतदेय स्थल है। और इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। और अगर बात की जाए तो मथुरा का इस बात का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी, उनकी मजबूती दावी देखी जा रही है। इसका साफ कारण है कि उनका जो प्रतिनिधि सबसे बड़ी जो पार्टी थी, उनकी जो रानौत थी, मथुरा में रानौत का गढ़ था, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इस बार कहीं ना कहीं मजबूती दिखी जा रही है। कई लोगों में यह भी चर्चा है कि जो अन्य जो विपक्षी पार्टियां, उनके जो प्रत्येक कैंडिडेट है कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। इसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हेमा मालिनी, उनकी जो इस बार की सीट है जो भाजपा के खाते में जाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इनको लेकर बातचीत भी सामने आ रही है और उनका तस्वीरें जो है वो सामने आई। कल देखिए एक बड़ा रोड शो किया गया है। तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव पूरी तरह से की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष कितना मजबूत नजर आ रहा है गौरव, और धरातल पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बात कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरीके से कल एक बड़ा रोड शो शहर के बीचों बीच किया गया था, उससे पहले वृंदावन में एक भव्य रोड शो किया गया था और काफी संख्या में उस रोड शो में भीड़ दिखाई दे रही थी। और जो हेमा मालिनी के समर्थन में सीएम योगी और अमित शाह भी यहाँ जनसभा कर सके। कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना पाती, क्योंकि 2 बार से भी लगातार जो भाजपा की सांसद हेमा मालिनी 2 बार सांसद रही, 30 बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो चर्चाएं निकल के आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो मजबूत नहीं है। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो भारतीय जनता की जो प्रत्याशी है कहीं एक भारी बहुमतों से विजयी हो। बिल्कुल, बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। अब देखिए, मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और कल इसको लेकर मतदान होना है, तो किस तरह की चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, पोलिंग पार्टियों को किस तरह से रवाना किया जा रहा है और तमाम जो मतदान स्थल हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि जो तमाम वोटर्स पहुंचेंगे उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े? शांतनु, कल बुलंदशहर में भी चुनाव होना, दूसरे चरण का चुनाव है। कहीं न कहीं जो पोलिंग पार्टियां कुछ ही देर में यहाँ से मंडी से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जी बता दें, 33 जोन में और 191 सेक्टरों में बुलंदशहर को बांटा गया है। बुलंदशहर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2 विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। उसी को लेकर के पूरी तैयारी है। शांतनु, सबसे बड़ी बात है कि कल मतदान होना है और गर्मी काफी भीषण है। जो जितने भी मतदान केंद्र है सभी पर डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है कि गर्मी के चलते किसी मतदाता को या किसी अन्य कर्मचारी को परेशानी नहीं आए। उसी को लेकर के जिलाधिकारी और जो प्रशासन की टीम है पूरी तरह लगी हुई है। सभी जगह डॉक्टरों को लगाया गया है और उसी को लेकर के करीब 18,000 पुलिसकर्मी और आरएफ के जवान और पीएसए के प्लाटून यहाँ लगे हुए हैं। उसी को लेकर के किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक खबर कोई अगर फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और मतदान केंद्रों पर अगर कोई भी अराजक तत्व पहुंचता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करें भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार प्रत्याशी है, यहाँ से सांसद भी है भोला सिंह, पूरी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से और डोर टू डोर जाकर के प्रचार जो थम गया उसके बाद में जगह जगह जनता से मिलने उसी को, और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है गिरीश यादव जो नगीना से सांसद है, वो भी यहाँ उन्हें बुलंदशहर से मौका दिया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी है शिवराम वाल्मीकि, वो भी यार कहीं ना कहीं जो डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और उसी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की तैयारी कर रहा है और जगह जगह जाकर यहाँ करीब करीब 2996 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उन पर सभी धीरे धीरे ईवीएम मशीन पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाई जाएंगी। जी बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चूंकि एक कहा जाए कि एक ये चैलेंज भी है। देखिए मौसम को लेकर भी एक चैलेंज है मनोज, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं? जितने भी राजनीतिक दल हैं अभी फिलहाल में अपने अपने डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लिख के चैट लिख करके वो जो मतदाता है उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ बुलंदशहर में पार्टी कड़ी टक्कर देखी जाएगी। चलिए अब अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। मुकेश बताइए क्या तैयारियां चल रही हैं अलीगढ़ में, किस तरह का राजनीतिक माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? एनडीए की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? शांतनु देखिए, अलीगढ़ में लोकसभा सीट के लिए लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं और अभी भी अपना कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि जिससे कि उनको आगे सीट पर जीत हासिल ना हो सके। वो चाहते हैं कि जीत हासिल हो। बात करें अगर महत्वपूर्ण 3 प्रत्याशियों की तो भाजपा और यानी कि एनडीए गठबंधन से जो सतीश गौतम यहाँ पर मैदान में है, वहीं बसपा से हितेंद्र उपाध्याय उप बंटी मैदान में है और गठबंधन सरकार यानी कि सपा और कांग्रेस की गठबंधन जो प्रत्याशी हैं वो विजेंद्र सिंह मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए तीनों के प्रत्याशी लगातार मैदान में जो है जनसंपर्क करते नजर आए, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार थमा उसके बाद अब डोर टू डोर अब वो मात्र कुछ लोगों के साथ डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं, कोई जनसभा या कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। अगर अब इस तरह से जैसे ही चुनाव प्रचार थमा है, कहीं ना कहीं एक पार्टियों में जैसे पार्टियों के जो नेता हैं, ये प्रत्याशी हैं, उनकी जो अब कंठ है अब सूखने लगा, क्योंकि 26 अप्रैल दूसरे चरण का चुनाव मतदान अब करीब आ चुका है और अब इसके लिए अब इंतजार है कि सुबह से लेकर शाम तक मत पेटियों में यानी कि जो ईवीएम है उसमें किस तरह से उनके भविष्य का जो चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए कल जो है वो कई अहम सीटें हैं मुकेश, यहाँ पर कहा जाए कि कई प्रत्याशियों की किस्मत जो है अगले 5 साल के लिए ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसी को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं अलीगढ़ में अगर देखा जाए मुकेश, तो क्या धरातल पर इनका असर दिखाई दे रहा है? देखिए शांतनु, अगर बात की जाए बयानों की तो जैसा कि अब भाजपा कहती है कि 400 पार, और वहीं कुछ ना कुछ जो देहात के क्षेत्र हैं और कुछ ऐसे एरिया हैं जहां जो है भाजपा प्रत्याशी का विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है, उनके प्रति विरोध नजर आ रहा है। हालांकि उनका एक तरफ यह भी कहना है कि हमें जो प्रत्याशी है उनसे विरोध है, लेकिन मोदी योगी से कोई बैर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से साफ ये भी नजर आ रहा है कि वोट भले ही सतीश गौतम के नाम पे ना मिले, लेकिन पार्टी को वोट मिलता नजर आ रहा है। वहीं जैसे ही बात की जाए बसपा की, तो बसपा में जो है अचानक से जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं हितेंद्र, उनकी जब दाखिल हो और वो प्रत्याशी के तौर पर नजर आए, उन पर एक मोहर है तो वो भाजपा सरकार के एक बड़े परिवार से संपर्क में है, लेकिन फिर भी उनको जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। लगातार उनको समर्थन जो मिल रहा है ब्राह्मण के नाम पर समर्थन पूर्ण रूप से मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह की,
वो जो है जाट जो वोट है काफी काटते नजर आ रहे हैं। और जाट एरिया की बात की जाए तो अलीगढ़ में खैर तहसील और टप्पल एरिया यानी कि जो पूरे बेल्ट है ये जाट के एरिया है, जहां से उनको बड़ा समर्थन नजर आ रहा है। हालांकि ये भी बता दें विजेंद्र सिंह जो है पहले भी जो सांसद रह चुके हैं, इसका भी उन पर असर है और इस बार दो पार्टियां तीन उनको लड़ा रही हैं। जी बिल्कुल, और अलग अलग तरह से तैयारियां जो है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बीएसपी की तरफ से मुकेश देखिए प्रयास यही किया जा रहा है कि जो उनका कोर वोटर है वो बीएसपी से अलग ना हो, बल्कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके जो कोर वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाए। तो ये प्रयास जो है वो बीएसपी का नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि बसपा जो है लगातार अपने वोटर के साथ साथ और दूसरे वोटर्स की तरफ भी जो है अपना मैसेज भेज रही है कि वो रुझान उनकी तरफ आए, क्योंकि जो उनका प्रत्याशी है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज जो है एकजुट नजर आ रहा है। हालांकि ईवीएम मशीन ही तय करेगी 26 तारीख को कि वोट जो पड़ेगा वो किस ओर जाएगा। हालांकि अभी तक जो मैसेज ऐसा नजर आ रहा है कि ब्राह्मण वोट बसपा की तरफ झुकता नजर आ रहा है और बसपा का जो खुद का जो वोट है वो तो उसको पढ़ना ही पड़ना है। और वहीं अगर भाजपा की बात की जाए, भाजपा के विरोध जरूर नजर आ रहा है और उनके प्रति यानी कि ब्राह्मणों और क्षत्रिय जो लोग हैं उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद से जाट भी जो है कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं, किसानों के अंदर भी रोष व्याप्त है। जी बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल। लेकिन देखिए दूसरे चरण के लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कौन कौन से वो जिले हैं। देखिए बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी। अमरोहा से हमारे सहयोगी प्रबल प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रबल, दानिश अली चुनावी मैदान में है और दानिश अली पिछली बार जो है उनका जो बैनर था वो दूसरा था, यानी कि बीएसपी के साथ मैदान में थे। इस बार इंडिया गठबंधन से मैदान में है। पूरा जो वाकया हुआ वो भी हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी, उसके बाद अमरोहा से उनको प्रत्याशी बनाया गया। क्या माहौल उनका चल रहा है, साथ साथ कल का जो मतदान होना है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां मैदान पर नजर आ रही हैं? शांता, देखिए कल अमरोहा जिले में दूसरे चरण का मतदान होना है। यहाँ पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तमाम तैयारियां अधिकारियों ने यहाँ पर कर ली है। लगातार जो है डीएनएसपी का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आज 1486 पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होनी है। कल सुबह से यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। और अगर माहौल की बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल है वह अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जो यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली, वो यहाँ पर उसको लेकर आज ये फोर्थ सीट मानी जा रही है, क्योंकि वह पहले बसपा से यहाँ पर चुने गए थे। उसके बाद उनकी नजदीकियां राहुल गांधी से बढ़ी, बसपा से निष्कासित होने के बाद फिर वह यहाँ पर पंजे के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक माहौल है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट जो है अमरोहा है, जहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी मुस्लिम है, बसपा का प्रत्याशी भी मुस्लिम है और इंडिया गठबंधन से मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोट जो है बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी प्रत्याशी को होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि मुस्लिम की ओर जाएगा यह अभी देखना पाएंगे। ठीक है प्रबल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए